कैसे हैं आप लोग? आज हमारे बीच में 2020 के एसडीएम डिप्टी कलेक्टर श्री सौरभ गंधर्व जी मतलब हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे साथ बताएंगे आप लोगों को जो आपके डाउट होंगे वो सबक डाउट, जैसे शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, किस तरीके से आपको मेंस में लिखना है, या जो भी आपका डाउट हो मेंस से संबंधित सभी जो आपकी बातें रहेंगी वो हमारे सर बताएंगे आपको। तो जो है माइक सर को देंगे अभी। हाँ ठीक है। कैसा आप लोगों को अभी जो टेस्ट लिया है कवर कर पा रहे हैं पूरा पेपर कर पा रहे हैं? कैसा रहा टेस्ट? कवर कर पा रहे हैं ना पूरा? मेंस को लेकर यहाँ फर्स्ट टाइम कितने लोग दे रहे हैं मेंस? और 2020 और 2019 का दे चुकी हूँ, तो आप लोग एक्सपीरियंस पहले से ले चुके हैं ना। तो मेंस को लेकर मेनली दो तीन प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि हम जो लिख रहे होते हैं उसको लेकर हमें डाउट होता है। फर्स्ट थिंग इज कि एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको लेकर कंटेंट जो हम लिख रहे हैं क्या वो ठीक है, दूसरे लोग हमसे बेहतर तो नहीं लिख रहे हैं, इस तरह की बातें हमारे जहन में। दूसरी बात होती है कि हम पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाए। जैसे अभी तो आप फुल लेंथ टेस्ट लिखते हो उस टाइम में 3 घंटे करते हैं ना, ये 1.5 घंटे का होगा। इस दौरान भी कई बार 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं। उस पूरी जो पेपर सॉल्व करने के दौरान हमारे साथ क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। साथ ही साथ में बहुत अच्छा भी लिखना होता है, चाहे यहाँ पे एक रेस लगी हुई है कि आपके नंबर बेहतर आना चाहिए, है ना। मान लीजिए सब लोगों के नंबर 90 आ गए, तो उसमें से सिलेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे अनुपातिक नंबर दिए जाते हैं ना, कंपैरिजन लेवल पे, कि एक अभ्यर्थी जो लिख रहा है वो 70 नंबर के हिसाब से लिख रहा है, दूसरा लिख रहा है 90 नंबर के हिसाब से, तो सिलेक्ट ऑब्वियसली बात है कि 90 वाला होगा। हम अपने आप दूसरों से बेहतर कैसे आना, ये दिमाग में चलता रहता है। तो पहली बात है क्लियर करना, दूसरों से बेहतर नहीं बनना है। हम आज का टेस्ट जो हम लिख रहे हैं और कल हम जो टेस्ट लिखेंगे उन दोनों को आप खुद से कंपेयर करें। सपोज दैट कि आज आपने जो टेस्ट लिखा उसमें आपको कुछ सजेशंस सर लोगों ने दिए, तो आपकी कॉपी चेक हुई। मेरे साथ क्या था, मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे, लगभग 10 ही टेस्ट लिखे होंगे टोटल इंस्टीट्यूट में थे, बाकी मैं ऑनलाइन लिखा था बिकॉज कोविड हो गया था, मुझे तो घर से आ गया था। तो मेरे साथ ये था कि मैं बहुत कम समय के लिए आना था इंदौर। मेरे लिए मेरी कॉपी में जो सजेशन लिखे जाते थे मैं बहुत सीरियसली उनको लेता था। अगर सर ने लिख दिया कि एक कोई क्वेश्चन है उसमें मैंने फैक्ट कम लिखे, तो अगली बार मैंने क्या किया, एक पेज लिया, ब्लैक पेज लेके मैं उसमें लिखता था कि नेक्स्ट जो टेस्ट होगा मेरा उसमें मैं ध्यान रखना है कि फैक्ट्स कम ना हो, डेटा कम ना हो। अगर दूसरा सजेशन मुझे ये लिखा है कि 11 नंबर की जो मतलब क्वेश्चन है उसमें आपने थ्योरी कम लिखी है या फिर पॉइंट वाइज नहीं लिखा है या फिर डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट ये बनाने चाहिए थे, तो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो टेस्ट में आपको सजेशन दिए जा रहे हैं बिल्कुल सीरियस मोड में ले उसको, है ना। क्या होता है कि हम तो केवल नंबर देखते हैं, मेरे दोस्त के नंबर 100 नंबर आया, मेरे 80 आया, ये मोटिवेशन पहला दोस्तों के साथ होता है ना, होता है सर। उसके नंबर बेहतर आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें खुद से कंपटीशन लगाना है। जैसे मैं तो अकेले रहकर तैयारी करता था, मेरे साथ तो कोई ऐसा था नहीं जो मैं इसलिए कर रहा हूँ, घर पे था लॉकडाउन के दौरान,
तो खुद से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पहले टेस्ट में आपको जान के हैरानी होगी 47 मार्क्स आए थे, 47 नंबर टोटल मुझे मिले थे 150 में से। और जब मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया तो आखिरी टेस्ट में शायद 102 हाईएस्ट थे मेरे, तो सुधार लगभग दोगुने से भी ज़्यादा मैंने सुधार कर लिया था। पर ये सुधार केवल एक चीज़ से आया था, टीचर्स के जो सजेशन मुझे मिल रहे थे उनको बिल्कुल मैं सीरियस ले रहा था। टेस्ट सीरीज जो आप लेकर आए, यहाँ पर कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा कि मैं टेस्ट देने आया हूँ, ऐसा कोई खुद को लगता है कि मैं प्रिपेयर होकर नहीं आया हूँ, मैं फुल पूरे जितना सिलेबस आना था टेस्ट में कवर करके नहीं आया। कितने लोग ऐसे ईमानदारी से है ना, काफी सारे लोग। ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए हम किस लिए दे रहे हैं पता है, अभ्यास कर रहे हैं कि जो हमारा लास्ट बेंच होगा ना, जो फाइनल बेंच होगा उसमें वो सारी गलतियां हम ना दोहराएं, इस अभ्यास के दौरान दोहराएं। सपोज दैट हम जब घर पे कोई काम करते हैं, ऐसा काम जो मतलब हम बार बार करना होता है, पहली बार में वो काम करेंगे हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी, उसका एक्सपीरियंस हमने ले लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो काम करेंगे और बेहतर तरीके से, उसकी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो और बेहतर तरीके से। तो ये जो टेस्ट है ना, इसका जो शेड्यूल है उसको बिल्कुल सीरियसली होकर दें। पहला सजेशन मेरा यही रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग टेस्ट लिखने आ जाते हैं, चलिए कुछ नहीं होगा तो आंसर राइटिंग जो स्किल है उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, होता है ना जी। तो वो नहीं करना। मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा कि टाइम कम रहा मेरे पास, मैं ज़्यादा टेस्ट लिख नहीं पाया, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये रही कि मुझे सर ने पहले ही दिन बोला था कि इस टेस्ट सीरीज को ना मेंस की तरह लो, बिल्कुल सीरियस होकर देंगे आप, है ना। और सेकेंड थिंग इज दैट कि हम अपने आंसर्स को कैसे बेहतर बनाएं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी था स्टार्टिंग में, कोई स्पेशल रहता है यहीं पर बैठ के लिखता था, बहुत सिंपल, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस हो, पहला अटेम्प्ट था, पहली बार मेंस दे रहा था, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था। सर से जाके बार बार केवल में मिलना, सर ये क्वेश्चन कैसे लिखना था, इसके आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, कैसे करना था। जैसे सर ने मुझे कुछ आंसर्स में सजेशन दिए कि ये आप बेहतर लिख सकते हैं, ये सजेशन। अब कैसे बेहतर लिख सकते थे ये तो कंफ्यूजन है। तो सर के पास जाके मैंने पूछा सर कैसे बेहतर बनाना था। मैं क्या कर रहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा ऐसा पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर्स को लिखा, है ना। तो सर ने सजेशन दिया कि इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, फिर पॉइंट्स से सर आगे डायग्राम और फ्लो चार्ट का। तो स्मार्ट हमें आंसर अपने लिखने हैं। स्मार्ट आंसर से मतलब ये है कि कम नहीं लिखना है, हम अपने उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो उत्तर का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो हमारा पहली चीज तो समय बचाएगा, दूसरी चीज आपको अनावश्यक स्ट्रेस से बचाएगा। आपको जो पहले से पता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करके पहले जो मैं लिखता था कि उसमें डाउट्स होते थे, सर लोग सजेशन देते इसको सुधारो इसको सुधारो, तो लास्ट में जो हमारे लिए रिव्यू मिलता है, सजेशन मिलता है कि अच्छा प्रयास है आपका, इसको आगे बढ़ाइए। उस लेवल तक हमें अपने आप को लाना है। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, बड़ा तनाव होता है इसके लिए, है ना। अरे यार 60 नंबर आए, 70 नंबर हाथ से नहीं हो पाएगा। तो मैं खुद का एग्जाम्पल बताऊंगा, 47 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट टेस्ट में, और हाईएस्ट वो मैंने बताया था 102, वो एकदम लास्ट मार्क था। लेकिन बीच में तो नहीं 60 70 इससे ऊपर जाएगी नहीं। जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो घट जा रही थी, और अगर कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे तो क्वेश्चन छूट रहे थे। जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस है, 19 में भी मेंस दे चुके हैं, कुछ लोग 20 का दे चुके हैं, 2021 का भी लिखा होगा, तो काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि पेपर को कैसे पूरा सॉल्व करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आंसर जो हम लिख रहे हो तो उसमें नंबर कैसे मिलेंगे, कैसे आंसर हम लिखें ताकि बेहतर से बेहतर आपको नंबर मिल सके, है ना। तो मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया था, उसका नाम मैंने दिया था 3DPC प्रोसेस। किसी भी आंसर को जो 5 मार्क का है या 11 मार्क का है, उसको लेकर मैंने एक प्रोसेस बनाई थी 3DPC। यहाँ पे 3D का मतलब है, पहले D का मतलब है D फॉर डिमांड। हम क्वेश्चन को पढ़ा, पहले देख लिया, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, बघेल वंश या बघेल विरासत का वर्णन कीजिए। हमने बघेल देखा और लिखना शुरू किया, उसकी डिमांड को आप समझिए। क्वेश्चन की डिमांड को देखकर ही आपको आंसर लिखना है पहली बार, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता का परीक्षण कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन का टेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो डिमांड पे हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। 2020 के पेपर में, खासकर थर्ड पेपर में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते कुछ, है ना। जैसे इसरो को उन्होंने सामाजिक जीवन से जोड़ दिया था, इसरो की जो उपलब्धियां हैं
अंतरिक्ष विज्ञान है, उसका सामाजिक सरोकार है, इस तरह से कुछ प्रश्नाएं मुझे आती हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, आपको इसरो के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसको मतलब ही नहीं है उस चीज से। क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, आपको एप्लीकेशन के आधार पर, उसके अनुप्रयोग के आधार पर अपने आप को उत्तर प्रस्तुत करना है। इसमें दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि डिमांड के बाद डायमेंशन हमें खोजना होती है, हर आंसर की डायमेंशन हमें खोजना, और ये जो डायमेंशन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद कर देते हैं जिनका उत्तर हमें आता भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि सपोज की बात है, कोई इंस्टीट्यूट है इंदौर, उसका हमारे समाज में क्या योगदान है, तो कंफ्यूज हो कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, है ना। तो नॉर्मली सब लोग एक इंट्रोडक्शन को सब लिखते हैं। अब मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ कि विभिन्न दिशाओं में आप सोचें उसके बारे में। एक इंस्टीट्यूट अगर उसका समाज से कोई जुड़ाव है तो सोशियोलॉजी से उसको जोड़ दिया, उसकी भौगोलिक स्थिति से बात है तो उसको भूगोल से जोड़ दिया, अगर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसका कोई थोड़ा बहुत भी लिंक है तो इकोनॉमिक उसका थोड़ा पर्सपेक्टिव लिख दिया। इस तरह से अलग अलग डायमेंशन में जो आप सोचते हैं, और अगर इसी में शिक्षा क्षेत्र को जोड़ दीजिए, स्वास्थ्य को जोड़ दीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जो कहीं ना कहीं में एक आंसर को, जैसे मान लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन हमसे बिल्कुल लिखना तो 200 शब्द है, आप अगर बनाने की कोशिश करें उसको किसी भी तरह से कितना लिख पाएंगे, एक पैराग्राफ 4-5 पॉइंट और लिख लेंगे, उसके बाद तो फिर ब्लैंक हो जाता है। इसी चीज को आप डायमेंशन में सोच के हर डायमेंशन के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट जब आप लिखते हैं, सपोज दैट कि हम बात करें मध्य प्रदेश की बात, चलिए मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए, मध्य प्रदेश के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखोगे, उसको डायमेंशन में डिवाइड करो। हम इसको इसका भौगोलिक क्षेत्र लिखेंगे, उसके बाद इसकी अर्थशास्त्र की व्यवस्था लिख देंगे, आर्थिक व्यवस्था लिख देंगे, उसके बाद इसकी शिक्षा के बारे में लिख देंगे, स्वास्थ्य के बारे में लिख देंगे। तो जो चेक करने वाला है वो कंफ्यूज नहीं रहेगा कि आप एक पॉइंट यहाँ से लिख रहे थे, दूसरा पॉइंट वहां से लिख रहे थे, आपने प्रॉपर उसको दिशा दे दी कि मैं अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तीसरा है डेटा, जो 3D थे ना उसका आखिरी है डेटा। फिल्म्स का हमने जो कुछ भी डेटा याद किया होता है, या फिर मैं तो ये कहूँगा रटा हुआ होता है ना, होता है ना, रट लेते हैं कुछ चीजें नहीं हो रही यार, आयोग के सदस्यों की जो कार्यकाल है और वगैरह वगैरह जो कुछ भी होती है, शक्तियां याद कर लिए, प्राधिकार याद कर लिए, सब कुछ याद कर लिया, रट लिया। उस डेटा का यूज हमें करना है। हम जब एक आंसर लिख रहे होते हैं तो जैसे मैंने डायमेंशन की बात की, अब शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, ऐसा रिपोर्ट आती है और भी दूसरे मंत्रालय की रिपोर्ट आ रही है जो हमें बता रही है कि शिक्षा की स्थिति भारत में क्या है, बजट में कुछ चीजें आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आप प्रीलिम्स में याद कर लेते हैं बहुत आसानी से। जितने लोग आप सब लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई है ना, कर चुके हैं, कोई अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई, कितना सारा डेटा याद करते हैं, उस डेटा का फिर मेंस में उपयोग ही नहीं करते। मेन गलती यहाँ पे होती है कि अगर आपको अपना आंसर दूसरों से बेहतर बनाना है, खुद से बेहतर बनाना है, तो आप उस डेटा का यूज कीजिए। आपने जब इतनी मेहनत प्रीलिम्स को निकालने में 3-4 महीने दिए, इतना सब कुछ याद किया है, रटा हुआ है, उसका उपयोग आप करिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में आपको उत्तर ज्यादा बेहतर है। समझ एक ने लिखा कि भारत में शिक्षा की स्थिति, भारत में साक्षरता दर इतनी है, अब दूसरा जो अभ्यर्थी लिख रहा है उसमें वो लिख रहा है कि ऐसा रिपोर्ट के अनुसार भारत में साक्षरता की दर इतनी है, साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति ये है, पुरुषों की स्थिति ये है, और उसके पीछे उदाहरण भी लिख दे रहा है उसी रिपोर्ट को लेकर। तो ये जो उत्तर हमारा बेहतर बन गया ना दूसरे की तुलना में, उसको 1 नंबर मिलेगा, पता चले आपको 3 नंबर मिलेगा। और मैथ्स क्वालिफाई करने का सीधा है कि हमें मार्क्स चाहिए, है ना, और वही वो तरीका तो है मैथ्स के बारे में कि हमें बेहतर से बेहतर नंबर चाहिए ताकि हम उससे जो 3 गुना लोग चुने जाते हैं इंटरव्यू के लिए उस क्राइटेरिया में आ सकते। तो ये 3D आप याद रखें, आप लिख सकते हैं चाहे तो। पहला डिमांड, प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न आपसे मांग क्या है। दूसरा, आप मल्टीपल डायमेंशन में आंसर लिखें। और आपने मेरी कॉपी देखी है, एथिक्स की कॉपी आप देखिएगा, अगर जो भी फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की, आप उसमें देखेंगे कि मेरे एक ही आंसर में मल्टीपल डायमेंशन मैंने लिखे हुए हैं। और ये सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं जो आपको बिल्कुल लिखना है ना। हर एक चीज को अगर बोलते हैं ना कि दुश्मन जब मजबूत हो तो उसको टुकड़ों में बांटते हैं,
हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 10 पॉइंट, उसको हमें टुकड़ों में बांट के हराना है ना, उत्तर लिखना है। उसको मल्टीपल आप एमएसएन में बांट के जो डेटा आपने प्रीलिम्स में याद किया हुआ है उसको भुलाए नहीं। लगता है कि प्रीलिम्स हो गया, चलो यहाँ तक जो पढ़ा था 30 मिनट साफ कर दूं, मैं इस बिल्कुल एक नया चरण शुरू हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने जो प्रीलिम्स में किताबें पढ़ी हुई थी लगभग सारी की सारी मैंने मेंस में यूज की, पूरी की पूरी किताब, कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। इसे आयोग सेकंड पेपर में भी और प्रीलिम्स में भी, तो जो आयोग मैंने प्रीलिम्स में पढ़े हुए थे वही को वही मैंने वहाँ पे रिपीट किए, रिवाइज किए, कुछ अलग से किताब नहीं पढ़ी, कोई कुछ ऐसा खास नहीं किया। तो मैं किसी का ऐसा बोलूँगा नहीं कि कई लोग बोल देते हैं कि मैथ्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उस चीज से, बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स का 50% पूरा है, मैं तो ये कहूँगा 60% है। कुछ यूनिट्स जैसे प्रशासन और प्रबंधन की बात करें, एक नई यूनिट उन्होंने जोड़ दी, राजनीतिक विचारक की बात करें या फिर एथिक्स के पेपर में जो विचारक हमें वो पढ़ने होते हैं, वो अलग है चीज़, वो 40% पे आते हैं, लेकिन 60% हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि हम केवल डेटा पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जिस हिसाब से क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसके हिसाब से हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, आपने याद कर लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल भी तो कीजिए, है ना, कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, 3-4 महीने तो मोस्टली लगी जाते हैं प्रीलिम्स निकालने में, तो 3-4 महीने की मेहनत को आप व्यर्थ जाने देते एक तरह से। मेंस का मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, प्रीलिम्स में उनका अलग शेड्यूल था, कंटेंट था, मेंस का अलग शेड्यूल, अलग कंटेंट था, टोटली डिफरेंट। अब एक बात बताइए, एक किताब को आपने जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसमें से जब आप पढ़ेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे या फिर कोई नई किताब पढ़ेंगे? तो पुरानी पढ़ रखी है, आपको पता है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ से पढ़ी है, कहाँ हाईलाइट किए थे पॉइंट्स, इसमें से मैंने कैसे नोट्स बनाए हुए, है ना। तो अनावश्यक कंटेंट बिल्कुल मत बनाएं। पहला सजेशन मेरा ये रहेगा, मेंस को लेकर 2-3 चीजें जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कंटेंट बेहतर है। देखो, हर कंटेंट बेहतर है, आपको जो इजीली अवेलेबल हो जाता है वही कंटेंट सबसे अच्छा है। मतलब पढ़ने का तरीका ही ये मतलब डिसाइड करता है कि आप मेंस क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, एक किताब को बनाने वाला जिसने ये किताब छपवाई है, चाहे भी कोई भी पब्लिकेशन हो, वो बहुत मेहनत करती है उसके पीछे, तरह तरह की चीजों से। उनका अगर हम रेफरेंस देखें तो एनसीईआरटी को पूरा पढ़ते हैं, तरह तरह की रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो मेन पॉइंट जो आपके उपयोगी है उसको सबको एक किताब में कंसोलिडेट करके आपको प्रोवाइड करना है। अब उस किताब पे आप सर्च करते हैं, ये किताब ठीक नहीं है, सोचिए उसको कैसा लगता होगा जो किताब पढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कंटेंट अच्छा है, हर किताब अच्छी है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लीजिए। जैसे कुछ किताबें नोट्स के फॉर्म में है ना, इसमें यूनिट वाइज हर यूनिट को कवर किया गया है ना, तो वो नोट्स के फॉर्म में कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो 3 नंबर में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे जो 5 नंबर में आ सकते हैं, और उसी की शब्द सीमा में वो उत्तर भी दिए हुए हैं, उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है उसको, है ना। तो वो किताबें भी अच्छी है, मैंने भी 1-2 किताबें ऐसी पढ़ी थी, 1-2 यूनिट ऐसी पढ़ी थी जो मुझे लगता था यार बहुत बोरिंग है, मेरे से ना हो पाएगा। प्रशासन और प्रबंधन यूनिट के साथ यही था, पहली बार पढ़ रहा था, और हम तो साइंस स्ट्रीम वाले पीसीएम वाले, बिना उदाहरण के कुछ चलता ही नहीं है फिर तो, है ना। और समझ के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि कहाँ यार ह्यूमैनिटीज में इतना ज़्यादा इंक्लूड कर दिया है, तो दिक्कत आ रही थी। तो कंटेंट को लेकर ये जो समझ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बना लें, हर कंटेंट बेहतर है, आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट रहिए आप। जैसे दोस्त ने कोई मुझसे भी होता था, मैंने 1-2 किताब ऐसी खरीदी थी, क्या हुआ कि एक दोस्त ने बोले यार एक नई पब्लिकेशन की बुक आई, क्या कवर किया है उसने, बहुत तारीफ उसने आगे सामने कर दी, हम अपने कंटेंट में साथ करेंगे। मैंने जो पढ़ा है कहीं ना कहीं वो सब चीजें उसमें नहीं की, होता है ना। तो जैसे तथ्यवाद हर 6 महीने बाद एक किताब निकाल देता है, दूसरे पब्लिकेशन कुछ हर 6 महीने में किताब निकाल देता है। करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जैसे मध्य प्रदेश को लेकर सबको कंफ्यूजन रहता है कौन सी किताब पढ़े भाई, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, किसमें अच्छा कंटेंट है, किसमें अच्छे फैक्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारी की सारी किताबें अच्छी हैं, सारी की सारी किताबें अच्छी। प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखिए जिसमें फैक्ट्स ज्यादा दिए हुए वो पढ़ेगा, और मेंस के हिसाब से जैसे अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने एक किताब निकाली थी ज्ञान संपदा, है ना, पढ़ी हम लोगों ने। वो ज्ञान संपदा वो मेरा पूरा मेंस कवर करवा के गई है, मैंने मध्य प्रदेश को उसी में से पढ़ा, कहीं दिखा ही नहीं। फैक्ट मुझे याद थे, सारी किताब थी एमपी की,
जिसमें फैक्ट्स की होता मुझे नाम याद नहीं आ रहा, परीक्षा था मैं अभी कुछ ऐसा करके था। और ज्ञान संपदा जो बुक थी उसमें पूरा थ्योरी कवर किया हुआ है, मतलब भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, हर चीज उसमें मैथ्स की फॉर्म में दी हुई है। मैथ्स में क्या रहता है, हमारी समझ का परीक्षण होता है उसके लिए, है ना, कि आप उन चीजों को कितने बेहतर तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। फिल्म में क्या होता है, गोला वाक्य आगे कुछ तुक्के करते हैं। मेरे साथ भी यही था कि 75-80 क्वेश्चन तो देखो सबसे बढ़ जाते हैं अगर अच्छी तैयारी है तो, 70 क्वेश्चन बढ़े, उसके बाद क्या रहता है, टिकट मार्किंग तो है नहीं, लगाओ गोली भरने में क्या जाता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि हमें लिखना होता है, लिखने में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ भी ना किया जाए, नंबर मिलने की जगह कट जाएगा, है ना। तो वो जो कंटेंट है ना उसमें ज्ञान संपदा बुक में दिया हुआ है। तो जो अभी 2022 का मैथ्स दे रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो एक बार किताब आप देखें, परचेज ना करें, तो ना मेरे बोलने पर पता चले कि खरीदना है, और बोले यार क्या बता दिया था ये। इंटरेस्ट अगर आया आप लोगों को, उसमें थ्योरी दी हुई है अच्छी, और ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, उसमें से केवल इतना करिएगा कि कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं, है ना, कुछ आपको ऐसे बैठ के मिलेंगे, मैं तो कहूँगा महापुरुष मिलेंगे, तो हर यूनिट के हर टॉपिक के बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाएंगे कि आप अपने कमरे में जाओ तो भरा पड़ा है, तनाव में आ जाएगा बिल्कुल, यार क्या नोट्स बनाते हैं, क्या करना है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने केवल 2 रजिस्टर बनाए हुए थे, 200-150 पीस, वो भी आते हैं दिखाइए, चलो भाई ये जो मैं इसमें मैंने किया था। नोट्स बनाने के लिए मैं 2 सजेशन दूंगा। पहला, नोट्स आप इन चीजों के बनाएं जो आपको आसानी से याद नहीं रहती, पहली चीज, आसानी से जो आपको समझ नहीं आती। हर चीज के नोट्स बना रहा है, इसका मतलब क्या है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक जो मैंने एक बुक पढ़ी थी राजनीतिक विचारक, वो तक्षशिला पब्लिकेशन की आई थी, उसमें इतने बेहतर तरीके से नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, जरूरत नहीं पड़ी, पहले से ही उसमें छटा हुआ कंटेंट दिया हुआ है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। पढ़ने में फोकस करो ना, नोट्स में से अल्टीमेटली पढ़ना ही रिवीजन ही करना है, तो उसमें से कर लो। कोई ऐसी बुक है जो आपको प्रॉपर तरीके से आप याद कर पा रहे हैं, आपको पूरी बुक याद हो रही है, तो क्यों बना रहे हैं। जरूर इस दृष्टि से आपको लगता है कि हाँ ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं बात कर रहे हैं जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, तो इसमें से मैं सजेस्ट करूंगा पूरी यूनिट के आप नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है डायनामिक हो जाती चीजें कि बाढ़ एक अगर किसी विशेष आपदा पर उन्होंने फोकस कर दिया कि बाढ़ से संबंधित चीजें लिखिए या भूकंप से संबंधित चीजें लिखिए, तो वो सारी जो चीजें उसमें शामिल हैं, हर एक चीज के छोटे छोटे से नोट्स बनाए, ज्यादा नहीं बनाना है, आधा पेज, 1 पेज बहुत है। और एक यूनिट के लिए मेरे हिसाब से 3 या 4 पेज में नोट्स बनाए, ज्यादा फैला हुआ, बहुत कम लिखना होता है वहाँ पे, और सब किसी वैसे ही डिसाइडेड है कि 3 नंबर में तो 10 शब्द होते हैं, 5 नंबर में लाइन डिसाइड है कि 8 वाला आपको उत्तर लिखना होता है। तो आपने इन्फॉर्मेशन इतनी सारी कलेक्ट करके रख ली है, वहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि हम आपने लिखें कैसे। हम बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में, जैसे संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं के बारे में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितनी सारी विशेषताएं आप जानते हैं ना। अब 5 नंबर में आपको लिखना है, 8 लाइन में आपको कवर करना है, और 8 लाइनों में कवर कैसे करें, इतनी सारी विशेषताएं होती है, तो और इंट्रोडक्शन भी देना है, उसको कंक्लूड भी करना है। तो इन सब चीजों के लिए आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो 5 मार्कर है, 11 मार्कर है, उसके हिसाब से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। सपोज मैं बताता हूँ, आपदा प्रबंधन पे मैंने नोट्स बना के लो, उसमें मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखी थी, जिसमें मुझे लगा था कि 3 नंबर में आ सकता है, जैसे आपदा प्रबंधन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एमपीएससी में, तो उसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी। आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, आपदाओं के प्रकार, ये छोटे छोटे 1-2 लाइन में कवर हो रही थी। उसके बाद आपदा के प्रबंधन की अगर बात करते हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। अब उसकी थ्योरी आपको नोट्स में नहीं लिखनी है, थ्योरी आपको पढ़नी होती है ना। थ्योरी के बारे में जैसे स्टार्टिंग होती है कि पहले से तैयारी, पूर्व तैयारी की बात करें, तो हेडिंग आपकी नोट्स में होनी चाहिए कि पूर्व तैयारी हमें करनी है, लेकिन उसके बाद नोट्स मत बदलें, मुझे ऐसा लगता है। नोट्स जब क्या होता है कि जो फाइनल मैथ्स होता है, उसमें हमारे पास 6 या 7 घंटे का समय होता है मोस्टली, है ना, सोना भी है और अगले दिन रिफ्रेश हो गए, अगला पेपर भी देना होता है, तो 6 घंटे में हम इतने छोटे नोट्स बनाएं पूरी इस तैयारी के दौरान कि वो 6 घंटे में कवर होगा। इसके बाद क्या होता है कि हम तैयारी कर लेते हैं अच्छे से मैथ्स की, 6-7 महीने में बहुत तैयारी हो जाती है, लेकिन आखिरी में हमें क्या लगता है यार आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वही चीजें याद रहेगी, कल जो मैथ्स है ये होता है ना सबके साथ,
कम से कम एक बार देख ही लूं, किताब को पलट के ही देख लूं, भली पेज गिन लूं, लेकिन कम से कम उस किताब को पलट के देख लूं जिसमें से मैंने पढ़ा हुआ था, है ना। तो नोट्स ऐसे बना लीजिए, ऐसी किताबें रखिए, बहुत सीरियस कंटेंट रखिए। हर यूनिट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट की 2-2 किताबें हो किसी के पास, है ना, कई बार होता है ऐसा। तो ज्यादा आप कंटेंट को फैलाइए मत, मैंने नहीं फैलाया था। हाँ, दूसरी चीज ये कि सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को रख सकते हैं, है ना। सिलेबस में कैसे बात करें, हर यूनिट को 30 नंबर का वेटेज दिया हुआ है, कुछ एथिक्स में अलग हो जाता है वो, लेकिन हर यूनिट को 30 नंबर का वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिट को लिख लीजिए अपनी बुक है। जैसे मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, एक छोटी सी यूनिट है चैप्टर को देखे या फिर दूसरे कोई यूनिट है, उसके लिए 250 या 300 पेज की किताब बनाना चाहो। आपको लगता है कि 30 नंबर के लिए 250 पेज पढ़ना चाहिए? ये नहीं लगता है कि आप लोग वास्तविकता वो आपको काम नहीं देनी चाहिए कि 300 पेज पढ़ना है केवल 30 नंबर के लिए? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या होता है कि देखो प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई कर गए हैं, अभी सारी जानकारी है, तो मेरा मानना ये कि जो भी मेंस पहली बार दे रहे हैं 2022 का 2 महीने 3 महीने बचे होंगे, तो जो आपके पास कंटेंट है उसमें से वो चीजें जो आपको आसानी से याद नहीं रह रही हैं उनके आप नोट्स बनाएं। दूसरी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से लेवल मार्कर 5 मार्कर करने के चांसेस हैं। प्रेडिक्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन को, नहीं भैया ये तो आएगा, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण तो आना ही आना है, और भले ही ना है उसके भरोसे चले 11 नंबर का नहीं बना, है ना। पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस की हर एक चीज को कवर करना है। क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर आता है वो क्वेश्चन को देख के आता है। हमने पेपर पहले मिल गया, पेपर पलट के देखा, यार ये बन रहा है ये नहीं बन रहा, अब जो बन रहा हो वो फोकस नहीं जाता है। इससे मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, उसमें से 13 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, उसकी खुशी नहीं होगी। 2 क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उस पर पूरा फोकस चला जाएगा, पूरी टेंशन, यार इतना पढ़ के आया थे 3-4 महीने का, सब बड़बड़ हो गया इन 2 क्वेश्चन की वजह से, है ना। तो ये जो नेगेटिविटी दिमाग में आती है वो नेगेटिविटी हटा लो पहली बात। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा था कि हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो बनते नहीं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में मैंने तीनों में मुझे याद है कम से कम 2 5 मार्कर छोड़े हैं, मतलब तीनों को मिला के, और 3 मार्कर लगभग 8 या 9 3 मार्कर छोड़े ही, अटेम्प्ट ही नहीं किए, लेकिन नहीं जो आपको नहीं आ रही चीजें स्किप कर दो। अगर आप गलत लिखते हो तो इम्पैक्ट गलत डालता है, चेक करने वाला क्या बोलेगा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं आंसर की रख के बैठा हूँ, अगर मुझे नहीं भी आ रही है चीजें तो गूगल है भाई, मुझे पता है, तो क्यों लिख रहा है उस चीज को। मतलब जैसे मान लीजिए 300 नंबर के पेपर में 270 नंबर 260 नंबर का आप बिल्कुल अच्छा लिखते हैं, सेटिस्फाइंग लिखते हैं, अरे आप किसको 260 में लेंगे? मिले किसी को? एमबीबीएससी के इतिहास में किसी को नहीं भाई, 150 क्रॉस करने में तो पसीना आ जाता है ना। तो 260 नंबर का अगर आप किसी बन रहा है तो बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आप लिखो उसको, है ना। जो 40 नंबर का छूट रहा है उसका टेंशन नहीं लेना, अगले पेपर पर फोकस करो, वो ज्यादा बेहतर है। 40 नंबर का जो छूट रहा है, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आधे आ रहे हैं, तो लिख के आइए, हो सकता है 1-2 नंबर मिल जाए, तो 2 या 3 नंबर और मिल जाए। और वो डायमेंशन वाला जो मैंने बोला है, खासकर लेवल मार्कर के लिए आप ये ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहा है पीएससी दे रही है कि बिल्कुल नहीं बन रहा है ना। लेवल मार्कर एंट्रोपी वाला हिस्सा रहा है ना, नहीं बना रहा। अब एंट्रोपी को अगर आप रिलेट कर लो, अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है कि ऊर्जा से संबंधित है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें भी एंट्रोपी चेंज होती है, या फिर फिजिक्स से उसको जोड़ के देख लो, फिजिक्स के उपक्रम होते हैं वो जो दोष प्रकरण करके कुछ होता है। अगर इतनी सी भी जानकारी है फिर उसमें तो डायमेंशन मार लो, हमें तो 200 शब्द लिखने हैं ना, 200 शब्द अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके 200 शब्द लिख रहा है तो उसको भी दया आ जाती है चेक करने वाला, चलो भाई कम से कम लिखा तो है, लाइक तो नहीं छोड़ा। 11 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं छोड़ रहे, मेरा ये सजेशन रहेगा, 11 नंबर का क्वेश्चन मत छोड़िए, वो ठीक नहीं। ऐसा है कि बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं पता तो आप स्किप करें, लेकिन बहुत रेयर केस में 5 नंबर का आपसे नहीं आ रहा है तो मत लिखिए। सभी मार्कर ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखा या 3 नंबर की लगातार ऊपर 3-4 नहीं बने, पूरा टेंशन में रहो। हिस्ट्री के पेपर में पहले ही पेपर था, जो स्रोत सूत्र आए थे उसके बाद कुछ ऐसे दिए हुए थे, उससे 4-5 नहीं बन रहे थे यार, बहुत मतलब उसमें मुझे भी टेंशन आई। मुझे भैया की बात याद है, सर ने भी बोला था क्वेश्चन पेपर को देख के आप टेंशन अगर लेंगे ना तो पूरा परफॉर्मेंस जो आपका अच्छा होने वाला था वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर को देखकर हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है कि कितना
मुझसे पिकअप हो पाएगा, कितने नंबर आएंगे। बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं, कोई अलग से तो है ना, उनसे भी नहीं बनना। और यहाँ पे नंबरों का वही है कि वेरिएशन जो आता है ना, एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड के साथ हम लिखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो लिखते हैं, वो बना के रखें आप लास्ट तक, लास्ट के क्वेश्चन तक आपको पॉजिटिव बने रहना, भले ही आपसे बन रहा हो ना बन रहा हो, ठीक है। अब इंटरव्यू अभी 2019 का इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ लोग, है कोई दे रहे हैं ना? इंटरव्यू को लेकर कुछ डाउट्स हैं, आपको डाउट्स होते हैं, मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जिंदगी का पहला इंटरव्यू था मैंने, इससे पहले मतलब पहला अटेम्प्ट था तो नहीं दिया मैंने। वो इंटरव्यूज मैंने दिए थे 5 या 6 साल दिए थे। बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कितना सारा टाइप में होता है, बताना नहीं। और आप लोग शायद 2020 का दे चुके होंगे, ठीक है, पहली बात है। तो इंटरव्यू के लिए जो डर है पहली बात कि दूसरे जो कैंडिडेट है उससे बेहतर है, इस तरह का मैं दिमाग में आता है कि वो इंटरव्यू दो तो उसको 135 नंबर मिले, मुझे 110 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मैं दिमाग से निकाल दूँ। दूसरी चीज बनावटी जो अपने आप को, जैसे 2022 का जो मैच दे रहे हैं वो भी ध्यान से सुन सकते हैं इस बात को, भाई आप लोग ही तो देंगे है ना, देना है ना, तो ध्यान रखिए आप। तो अपने आप को जो आप ओरिजिनल एक्चुअल में आपका जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसी को आप दिखाइए, उसी को आप निखारिए। वहाँ पे क्या होता है कि बोलने का तरीका भी बदल जाता है सर, बहुत सीरियस, मतलब लोग महापुरुष बन जाते हैं, है ना। वो इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ भी हुआ, एक क्वेश्चन मुझसे पूछेगा जैसे आप अपनी क्वालिटीज बताइए, सर मैं ईमानदार हूँ, और भले ही तुम दोस्त की चॉकलेट चोरी करके खा रहे हो, है ना, पेन धीरे से उठा के उसी का लेकर रहे हो, ईमानदार हूँ मैं, बहुत महापुरुष टाइप क्वालिटी में बता देते हैं, मैं बहुत सत्यनिष्ठ हूँ, इस तरह से वो नहीं करना। हमें वहाँ पे महापुरुष बनना नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना किसी चीज का, वहाँ पे बहुत कॉमन बने रहो, जनरल बने रहो, जो आप एक्चुअल में हो। मेरे बोर्ड में मेरे से इंटरेक्शन हुआ, मेरा सर का बोर्ड था, इंटरेक्शन के दौरान मुझे एक भी बार ये फील हुआ कि मैं जो बाहर लोग दिए हुए थे उसका बहुत डर लगता है। वो जो बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड बहुत मोटिवेटेड होता है, बहुत प्यार से बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है परिवार वालों से बात कर रहे हैं। मेरी जब एंट्री हुआ था और ऐसे है सब बढ़िया, खाना वाना खा के आए हैं, तो वो लोग स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम कर देते हैं हमारा जाते ही साथ। और फिर लगभग 2 या 3 मिनट जो इंट्रोडक्शन का होता है, जो बोर्ड का चेयरमैन होता है, मोस्टली सबके साथ यही हुआ है, वो बोलते हैं अच्छा आपका नाम ये है, जी सर आपका, आप यहाँ से हैं, जी सर आपने ग्रेजुएशन करी है, अच्छा आपने ग्रेजुएशन उस कॉलेज से करी है, तो मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाता है, वो पॉजिटिविटी को खुद भर देते हैं आपके अंदर। तो इंटरव्यू के लिए जो डर रहता है कि बोर्ड वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बोर्ड होता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप उनके सामने जाए, आपने मॉक इंटरव्यूज के दौरान जो कुछ चीजें सीखी हैं, अपने व्यक्तित्व में जो कुछ सुधार किए हैं, उन सुधारों के साथ आप जाए। वहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन का कोई टेस्ट नहीं होता है, उनको कोई मतलब नहीं है आपको कितना आता है, वो मैथ्स में हो चुका है। आप लोग जो मैथ्स क्वालिफाई करके वहाँ पे गए खुद को रियलाइज करो भाई ये कोई मुझे खैरात में चीजें तो मिली नहीं है। इंटरव्यू का कॉल लेटर जो आपके पास आया है, आपकी मेहनत का नतीजा है। 3-4 महीने 6 महीने 1 साल की मेहनत करके आपने वो एक पेज हासिल किया जिसमें लिखा हुआ है कि आप साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। तो वो चीज, वो एटीट्यूड अपने अंदर बना रहना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि ऑफिसर की जो एक बोलते हैं कि ऑफिसर अधिकारी की जो एक थिंकिंग होती है वो आम जनता से डिफरेंट होती है। बात बिल्कुल सही है, मेरा मानना यही है। आप किसी समस्या को देखते हैं, जैसे हम विद्यार्थी है, काम लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं। एक आम आदमी क्या सोचेगा, वो गड्ढा यार ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, गड्ढे हो रखे हैं पूरी सिटी में, पूरे देश में, इस तरह की थॉट प्रोसेस उसकी होगी। लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट, एस्पिरेंट हो चाहे सिविल सर्वेंट हो, उनके दिमाग में क्या है यार इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये क्यों ठीक नहीं हो रहे, सरकार क्यों ठीक नहीं कर पा रही, क्या संसाधनों की कमी है, क्या दूसरी चीजें भी हो सकती है इसमें। अगर वो गड्ढा वहाँ पे खोदा गया है तो उसमें कोई विशेष कॉम्प्लेक्स है। सड़कों के गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो काम लगा हुआ है, सड़कों के गड्ढे तो वो हो ही जाते हैं ना, उनको भरना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सकारात्मक नजरिया आप अपना रखिए हर चीज के बारे में। शासन के खिलाफ आपको कभी नहीं बोलना है, चाहे वो भले ही आपसे बोले कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, कभी नहीं करना। आप शासन का एक हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो नॉर्मली सरकार हम जिसको बोलते हैं, मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, वो तो 5 साल के लिए चले जाते हैं, आप जीवन पर्यंत के लिए चले जा रहे हैं। जब तक आप रिटायर नहीं होंगे ना,
तब तक आप शासन का अभिन्न हिस्सा है। और जिस चीज का, जिस परिवार का हिस्सा बनने जाने का, तो परिवार बोलूंगा क्योंकि उससे आपकी आजीविका है, उससे आपकी पहचान है, उससे आपका समाज में सम्मान है, हर चीज है। जिस परिवार का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, आप अपने परिवार की आलोचना करते हैं किसी के सामने, हाँ मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी तो बहुत लड़ते है ना, तो ये बोलते हैं कि मेरे घर में एक व्यक्ति है वो बहुत खाता है, इस तरह से कभी नहीं बोलते ना। तो सरकार की आलोचना क्यों करना है? नहीं करो। बहुत सकारात्मक रवैया आपको उसके प्रति रखना है। और इंटरव्यू में मैं फिर बोलूंगा, आप जो ओरिजिनल हो बिल्कुल वही हो, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मॉक इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा दे सको, अलग अलग जगह पे देने से बेहतर एक ही कोचिंग में लो, है ना, क्योंकि कोई ग्राफ प्लॉट हो जाता है। पिछली बार जो इंसान ने हमें सजेशन दिए हुए थे, इस बार वो सजेशन नहीं दिए, कुछ नया दिया है। अब अलग अलग जगह पे जाते हैं तो अलग अलग चीज दिमाग में वो घर कर जाती है ना, कि इंसान ने बोला था कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, दूसरे बोले यार कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन हो गया। अब क्या हो, मैं कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना। तो कोशिश करिए कि एक कोचिंग है या फिर जहाँ भी मॉक इंटरव्यू हो रहा है, कम से कम 2 इंटरव्यू आप दीजिए और उसी मोड में दीजिए, है ना। पहली बार में लोग हो सकता है समझ में कोई फेल हो गया हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी क्वालिटीज होते हैं ना दिख पाए, कुछ गलतियां ऐसी हो सकती है जो ना दिख पाए, तो कम से कम 2 इंटरव्यू आपने एक ही क्वेश्चन में चाहे तो दे सकते हैं, है ना। और इंटरव्यू को लेकर कोई आपका ऐसा डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। मैं इसको लेकर कोई डाउट है आप लोगों को? पढ़ते पढ़ते नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो कैसे करें? किस तरह के नेगेटिव थॉट्स? अच्छा मैं बता दूं एग्जांपल, मैं इसकी तैयारी हम कर रहे हैं और उस दौरान आता है यार तैयारी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने सेकंड प्लान नहीं रखा है, मेरे पास नौकरी दूसरी नहीं है, इस तरह के ना नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यार दूसरा जो मेरा दोस्त है यार उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे लिए मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से ना वो नेगेटिव थॉट्स आना बहुत अच्छा है, वो मैं बताता है, हमें सीरियस बनाता है। अगर आप अपने आप की कमजोरियां देख पा रहे हैं, नेगेटिविटी आप अपने कोई आपको सजेस्ट करे इससे पहले आप खुद को रियलाइज करवा पा रहे हैं कि ये मेरे अंदर कमजोरियां है ना, तो ये बेहतर है। मेरे हिसाब से वो जो तनाव होता है ना वो अच्छा है, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स को लेकर बैठ नहीं जाना है। अपने आप को ये विश्वास दिलाओगे आपने बैलेंस निकाला है तो कहीं ना कहीं आप लायक हैं। पहले स्तर को आप पार करके आप मैथ्स लिखने जा रहे हैं, 3 लाख कुछ 3.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं पूरा, और उसमें से कितने लोग बचते हैं? उसमें से 10-15 हजार लोग बचते हैं, तो 1 या 2% में आप आ रहे हैं, इसका मतलब आप लायक हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो खुद के ऊपर आप शक कर रहे हैं तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर? भरोसे की है ना पूरी जो तैयारी है, एक भरोसे पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे ये भरोसा दिलाएं कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे साथ एक ये पॉजिटिव चीज थी, मैंने सर को भी यहाँ बोला था और शिवानी मैम को भी बोल के गया था, मुझे लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, होगा यार, होना चाहिए यार, मैंने पूरी मेहनत करी है। इस तरह से आप खुद को बोलिए यार, है ना। कोई ऐसी कमी रखते हैं कि आप लोग कि मेरा मैथ्स क्वालिफाई ना हो, रखते हैं क्या खुद से जानबूझ के? नहीं रखते ना, तो खुद को आप ये रियलाइज क्यों नहीं करवाते कि मैंने पूरी मेहनत करी है, मैंने जितना मैं अपना 100% दे सकता था मैंने दिया, तो आप डिजर्व करते हैं वो चीज। अगर आपका व्यक्तित्व वैसा है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो मनोवृत्ति है, प्रशासन के प्रति आपका इंटरेस्ट है, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? होना ही चाहिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये कि सीट्स की संख्या कम होगी है, ऐसी बात नहीं। जो लोग फेल होते हैं, मैथ्स फेल हो गए, इंटरव्यू से बाहर जो लोग होते हैं वो लायक नहीं है, आप बहुत लायक हो। इंटरव्यू तक को पहुंचे, उस इंटरव्यू को फेस किया आपने, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटी छोटी एग्जाम में होती है, बड़े एग्जाम की बात अलग होती है। राज्य सेवा परीक्षा या सिविल सेवा की बात करें, यहाँ के आप एक स्तर को भी पार करते हैं, वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत लायक हैं, है ना। तो खुद भी रियलाइज करवाइए और हमेशा इस विश्वास के साथ तैयारी कीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही। इस साल नहीं देगा तो अगले साल देगा। लेकिन दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोचिएगा दिमाग में कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट है, मेरा सिलेक्शन होगा। और मैं थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिक चीजों को मुझे अच्छा लगता है, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक चीजों, उसमें एक कंसेप्ट है कि जिस तरह का आप सोचते हैं उस प्रकार की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे दिमाग से निकलती है, कॉस्मिक रेडिएशन उससे निकलती है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते रहते हैं तो वो चीजें हमारे सामने आ जाती है, रियलिटी में आ जाती है। आप कभी ऐसा ट्राई करके देखिएगा, जैसे आपका नेक्स्ट पेपर कब है यहाँ पर
कितने दिन? 5 दिन। फिर 5 दिन 4 दिन के दौरान आप सिर्फ एक चीज सोचिए, अब ये जो पेपर होने वाला है बाकी पेपर से सबसे अच्छा होगा। अभी से इस बात को सोचिए और उसको लेकर मेहनत करिए। मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि ये पेपर बिल्कुल अच्छा ही जाएगा और वो सबसे बेहतर जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है ना हमें एक तो मेहनत करने के लिए प्रमोट करती है, दूसरा नेगेटिव जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तब ना तो पढ़ाई में मन लगता है पहली चीज, दूसरा टाइम वेस्ट हो ही गया पूरा और खुद का परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो नेगेटिव चीजें सोचना मेरे साथ में ठीक नहीं है, आती है चीजें, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई जैसे मैं सिलेक्ट हो गया, मैं भी एक आश्चर्य में हूँ कि मतलब सिलेक्ट हो गया हूँ, सबको यही लगता है, रियलिटी है भाई। रिजल्ट आने के दिन से लेकर आखिरी तक यही लगता रहता है यार लिस्ट में नाम आ जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो नीचे से पहले नंबर क्यों ना, ऊपर से पहले नंबर का भी सोचना ही है, तो सोचता ही नहीं था, नीचे से पहले नंबर का आ जाए भाई, बस जॉब मिल जाए सीएनसी वहां में ऐसा, ये रियलिटी है। कोई ऐसा जो दावा नहीं कर सकता, वो जो दावे करते हैं वो मेरे हिसाब से 1 नंबर के बड़े झूठे लोग। तो नहीं, मुझे तो विश्वास था कि मेरी कितनी रैंक आएगी, ये तो होता, वो नहीं होता भाई, नींद आना बंद हो जाती है इंटरव्यू के बाद, 6-7 दिन तक तो वो बोर्ड आपको सामने दिखता है, पापा सामने आ यार कोई और तो नहीं आ रहा बैठने में, पर बैठने में सच में नींद में मैं क्या हुआ था जिस दिन इंटरव्यू हुआ उस दिन रात में मैं जैसे सो नहीं रहा था, लेटा हुआ था, आंखें बंद करो तो वो बोर्ड देख रहा था, 4 लोग बैठे हुए हैं वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और रात में एक दिन तो मैंने 2 बजे उठ के मैंने दीदी को बोला दीदी ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, पता है अभी याद आया ये होता है ना। तो वो सब चीजें बड़ी अच्छी, मतलब एक मजा भी आता है सब चीजों को फेस करने में, स्ट्रेस को वो जो स्ट्रेस इंटरव्यू के बाद का स्ट्रेस बहुत अच्छा रहता है, मजा भी आता है और डर भी लगता है, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो नेक्स्ट मैच लेना है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, 9 जून को रिजल्ट आना था और 2021 का मेरा मैच भी था, तो 9 तारीख को मेरी दीदी मेरे पास आती है, बोलती है कि क्यों तुमने मैच का फॉर्म नहीं भरा अभी तक? मेरा दीदी मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं मैच का इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, तो जबरदस्ती उन्होंने 5:30 बजे शाम को मेरा फॉर्म भरा। मेरे जहन में कहीं ना कहीं चलो ठीक है यार फेल हो गया तो कम से कम मैच तो है मेरे पास, नेक्स्ट मैच देना है, ये सारी चीजें थी। वो जो डर है ना वो आखिरी नहीं हुआ, जिस दिन लिस्ट आ जाएगी ना उस दिन अच्छा लगता है चलो भाई सेलेक्ट हो गए, या नहीं भी हुए तो भी रिलैक्स हो जाती है, चलो आगे मेहनत करनी है ना। तो जो स्ट्रेस आता है नेगेटिव चीजें आता है बहुत नॉर्मल है, और वो तनाव को ना आपको पॉजिटिव चीजों से जोड़िए, वो भी सीरियस बनाता है अपनी तैयारी से। और इस उम्र में खासकर मैं इंदौर की बात करूँ, मैं ज्यादा नहीं रुका हूँ, 2-2.5 महीने रुका हूँ, माहौल से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गया था। सबसे खुशनुमा माहौल पूरे मध्य प्रदेश से मुझे लगता है इस भवन को आई है ना, सबसे अच्छा माहौल है। अगर लिबर्टी की बात करें तो ब्रिटेन के बाद सबसे लिबर्टी जो है वो अपने भवन को है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है भाई, सब कुछ चलता रहता है। देखिए वो सब चीजें हैं, ठीक है, अच्छा लगता है सबको, कहीं ना कहीं ये दिमाग में हमारे बात होनी चाहिए यार कि हम यहाँ जैसे ज्यादातर लोग बाहर के होंगे है ना, दूसरे के लोग होंगे, दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं, हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। देखो अपनी पर्सनल लाइफ एक तरफ है, लेकिन जो करियर लाइफ है ना, जैसे आगे वाली जो हमारी जनरेशन होगी, हमारे जो मम्मी पापा हमसे एक उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, चलो भाई मेरा बच्चा वापस सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, वो बड़ी गर्व के साथ बोलते हैं, वो चीजें हमें रियलाइज नहीं होती। जब वो फेल होते हैं ना, जिस दिन मैंने अपने दोस्तों को मेरे से बोलते हुए मैंने खुद सुना है, मुझसे बोल रहे थे यार अगर मैं वो नहीं करता ना तो आज मैं सिलेक्ट होता है तुम्हारे क्या, वो परिस्थिति आपके साथ ना बने, इसलिए मैं सजेशन दूंगा हर चीज को टाइम दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन पढ़ाई को भी टाइम दीजिए, इसको ज्यादा टाइम दीजिए, 60-40 कर लीजिए, 80-20 कर लीजिए, 80% टाइम पढ़ाई की, 20% टाइम अपनी पर्सनल जो आपको खुशी मिलती हो, किसी को गेम्स में इंटरेस्ट हो, किसी को दूसरी चीजों में इंटरेस्ट हो, मैं नाम लूंगा बहुत अच्छे तरीके से आप है ना, तो सब चीजें करिए आप, लेकिन पढ़ाई को आप सीरियसली लें हमेशा। देखो यही तो है, आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं कुछ में अच्छा खाना मिल रहा है, जबरदस्ती खा रहे हैं है ना, नहीं मिल रहा है तो भी खा रहे हैं, गुजार की जिंदगी एक्सपीरियंस की, आप एक्सपीरियंस बने हैं अच्छी बात है, लेकिन केवल एक्सपीरियंस बने रह जाना मेरे हिसाब से खुद के लिए भी ठीक नहीं है ना। खुद को भी जब कहते हैं आप सोचना बैठ के, जब मान लीजिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता, उस सिचुएशन को आप सोचिए कि आप लिस्ट आई हुई है
मेरे दोस्त, मेरे जो पहचान वाले हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, है ना। आप उनके सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरा दोस्त। जब आपका खुद का सिलेक्शन नहीं होता ना, अब सोचिए कि 3-4 साल जो आपने यहाँ रह के, जो आपने मेहनत करी, जो आपके पापा मम्मी ने पैसा यहाँ पे खर्च किया, जो आपने टाइम गवाया यहाँ पर, घर जाके आप क्या जवाब दें? पेपर टफ आया तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर इंटरव्यू में बोर्ड अच्छा नहीं था ये इसलिए सिलेक्शन हुआ। ये तर्क चलते हैं वहाँ पे? नहीं चलते ना। तो क्यों इन सब चीजों में हमें पढ़ना है? मेन जो हमारा अल्टीमेट एम है, हमारा एम है कि हमें सिलेक्शन लेना। आपका सिलेक्शन आप करो जो आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे ना तैयारी से ज्यादा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की स्ट्रेटजी से ज्यादा ये तैयारी ज्यादा जरूरी होती है। मैंने ये रियलाइज किया है पिछले 2-2.5 महीनों जब मैं यहाँ रुका था मैं 2021 में। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों को मैनेज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी इतनी ज्यादा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कोई पहले इससे पहले कोई कोचिंग तो करी नहीं थी। पहला इंस्टीट्यूट है जिससे मैं जुड़ा हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं देखा क्या आप लोगों ने? ये पहला इंस्टीट्यूट है जिससे मैं जुड़ा हुआ था। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैंने सेल्फ से करी थी, कोई कुछ खास नहीं किया था। इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। थोड़े बहुत सजेशन मिलते रहते थे। मेरे कुछ सीनियर भैया लोग थे, आदित्य भैया और वासु भैया लोग, आप साथ जानते हो, उनसे मैं पूछता रहता था कि इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जा रहा है। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी मेरे लिए तो यार बहुत, मैं बताऊँ, बहुत फायदेमंद रहे। यहाँ की जो सजेशंस मुझे मिले, उन्होंने अल्टीमेटली मुझे सिलेक्शन उन्हीं ने दिया है। इस बात को मैं कभी मतलब जोड़ना नहीं सकता। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज के बाद आंसर की दी जाती है, ईमानदारी से बताइएगा पूरी आंसर की कितने लोग पढ़ते हैं? पूरी आंसर की देखो स्थिति 2% लोग पढ़ते हैं। यही वो कारण है कि आपका सिलेक्शन रुकता है या फिर नंबर कम आता है। आपने आंसर लिखे हैं, उसमें आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, इसको कैसे आप मतलब देखेंगे? कॉपी चेक कर दी उसने, तो वो चेक करने वाला यहाँ पे जो स्टाफ है, जो सर लोग हैं, कितना ज्यादा फोकस करेंगे। एक विद्यार्थी कॉपी चेक करने में उसके 5 मिनट लगते होंगे, 2 मिनट लगते होंगे। चलो ये ठीक लिखा, ये ठीक लिखा। जो आंसर की आपको दी जा रही है उसका एक विशेष पर्पज है। आप देखिए कि आपके कंटेंट में कहाँ कमी रह गई है। आप देखिए कि जो उत्तर आपसे नहीं बना है वो कैसे लिखना था। आप देखिए कि जो आंसर आपको पहली बार आपने देखा है, जो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा था, उसमें ये चीजें भी शामिल थी। मेरे फोन में मैंने एक फोल्डर बना रखा है, प्रूव करने के लिए आप चाहे तो दिखा सकता हूँ। अलग से मैंने मेंस का जो आंसर की जारी होती थी यहाँ की, उसके लिए मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है मेंस आंसर की, और मैं उसको पूरा रिवाइज करता हूँ, है ना। 2-3 चीजें इसमें आपको अच्छी मिलेगी। पहली चीज, आंसर की स्ट्रक्चर लगातार अपने दिमाग में घूमती रहती है। आंसर की को जब आप देखते हैं, यहाँ की जो आंसर की है वो वही उसी पैटर्न पे आधारित होती है कि 11 नंबर का पेपर जो क्वेश्चन आया था, अब ऐसे लिखना था, 5 मार्क का था वो ऐसे लिखना था, है ना। और दूसरी बात, आपका रिवीजन भी हो जाता है। पूरे 150 नंबर का जो एक पार्ट है, उसका पूरे का आपका रिवीजन उस आंसर की तरह हो रहा है, तो उसका फायदा होगा। 20-25 मिनट में अगर मान लो मान लीजिए कितने 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितने आते हैं टोटल? 20-30 क्वेश्चन आते हैं। वो 30 क्वेश्चनों में आप पूरा एक बार पूरे आप अपने पार्ट को देख पा रहे हैं, तो उससे बुराई क्या है? 20-25 मिनट आप दे सकते हैं, बिल्कुल दो, देना ही चाहिए। अब जैसे कुछ 2% लोग ऐसे तो पूरा पढ़ रहे हैं आंसर, ये बहुत गलत है यार, है। आप पूरे संसाधन लगा रहे हैं, खुद का टाइम दे रहे हैं। मेरी बात तो ये है, 2 घंटे का टाइम खराब कर रहे हैं, आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, कुछ गपशप करने का, यहाँ से बाहर निकलेंगे यार ये क्वेश्चन नहीं बना, आधा घंटा उसमें वेस्ट कर रहे हैं। 2-2.5-3 घंटे आप खर्च कर रहे हैं, तो कुछ उसका फायदा भी तो उठाओ यार। आंसर की आपको दी जा रही है, उसका विशेष उद्देश्य है। तो लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो सर लोग जो आंसर की बनाते हैं, उनको कभी आप देख रहे हैं कितने परेशान रहते हैं कि बच्चों को एक शब्द अलग अलग हो जाए। वो क्यों कर रहे हैं मेहनत? ताकि आपको वो मेहनत करनी ना पड़े। आपने बस टेस्ट लिखा और नंबर मिले और साइड में उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। क्यों टेस्ट लिखी क्यों रहे हो, है ना। तो जो मेन कंक्लूजन इस चीज का कि टेस्ट सीरीज को आप बिल्कुल सीरियस मोड में है। तो जो टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हैं पूरे ऐसा लगे कि एक्चुअल फाइनल मेंस आप लिख रहे हैं। दूसरी चीज उसकी आंसर की पे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। बस आंसर की को आप देखें, बार-बार देखें, याद करते रहें। मुझे तो रिवीजन नहीं कर रहा उससे। जैसे मन लग रहा है कि सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट मिसिंग हो रहा है दिमाग से, तो उससे पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। काफी सारे जो टॉपिक्स हैं उसी से कवर हो गए, है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए।
लास्ट मेरा जो मैं बताऊंगा पूरे ओवरऑल जो मेरी जर्नी रही प्रीलिम्स से लेकर सिलेक्शन तक, एक वक्त की विश्वास था खुद के ऊपर, पूरी तैयारी के ऊपर मेरे विश्वास था मुझे कि मेरा होगा। मैं रियल में बता रहा हूँ, डर लगता है, डर अलग बात है, लेकिन जो मेहनत हम करते हैं ना उसमें मुझे भरोसा लगता था यार। मैंने 14 घंटे 15 घंटे रात में कई बार 4 बजे सो रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी। हमेशा ऐसी स्थिति नहीं बनती, कुछ लोग 18 घंटे पढ़ रहे, बस ये कोई नहीं बन सकता। 8-10 घंटे पर्याप्त है। तो मेंस पास में आ जाता है तो 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। लेकिन पूरी जर्नी में जितनी आपने मेहनत करी है, उस मेहनत से हमें ये कहीं ना कहीं विश्वास अंदर से लगता है, खुद को रियलाइज हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए पेपर लिख के बाहर निकलते हैं ना, खुद को पता चल जाता है ना कि यार अच्छा रहा पेपर, इसमें नंबर अच्छे हैं, ये विश्वास आ जाता है ना। बिल्कुल सेम यही चीज है, पूरी जर्नी को आप अपनी मेहनत से रिलेट कर दो, अपने मम्मी पापा के सपनों से जोड़ दो। जो आपके घर वाले हैं ना, बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जब वो देखते हैं कि दूसरे का बच्चे का सिलेक्शन हो, गलत बात नहीं है, किसी और का सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, किसी की मेहनत सार्थक होगी। जब लेकिन आपका अपना सिलेक्शन नहीं होता ना, बहुत गलती फीलिंग आती है। वो मेरा अपना एक दोस्त है, लगभग 1.5 महीने से वो डिप्रेशन में ही है, बिकॉज ऑफ उसके परिवार में सारे लोग लगभग एक आधे बच्चे जो बीमार हुआ, क्योंकि लगभग जितने उनके पास संसाधन थे उनकी पढ़ाई में उन्होंने खर्च किए। और मेरा दोस्त थोड़ा सा ऐसी बात नहीं, मेहनत करी, उसने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा दिमाग भटक गया था। वो एक गलती उसकी पूरी परिवार के भविष्य को लेकर हो। तो मैं चाहता हूँ ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई है, आपकी सिविल सेवा की तैयारी है। और अपने आप को जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जो मेंस दे रहे हैं, वो भी अपने आप को रियलाइज करवाइए कि आप बहुत जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। उस चीज को आप हमेशा रियलाइज करवाते रहिए। अब तक जैसे मेरे सिलेक्शन के बाद मुझे तो ये टेंशन हो रही, मैं संभालूंगा कैसे, अगर मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, थोड़ा सा मतलब उम्र का ऐसा कि अनुभव करना नहीं है तो लगती है वो चीजें, अब उसके बारे में सोचने लगे। टेंशन कभी खत्म नहीं होती, इलेक्शन के बाद भी अब टेंशन लगी सर्विस की, देखो यार ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है 2 महीने, क्या करती है सरकार। पहले तो ये लग रहा था रिजल्ट आ रहा है, बस जिंदगी का पूरा हासिल वही है, अब समस्या बदल गई, स्तर बदल गया है ना। तो वो सब चीजें हैं। और कोई डाउट्स आपको हो प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर या फिर इंटरव्यू को लेकर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप आगे बोल सकते हैं। सिलेबस में आपने ऐसा क्या फाइंड किया, ऐसा कौन सा पेपर है, ऐसी कौन सी यूनिट है जिसका कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ज्यादा होता है, जो लो फ्रूट हिलिंग टाइप होती है, जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे बट हमको कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, ऐसा कौन सा पेपर और कौन सी यूनिट आपको लगती है? सर मेरा मानना है कि सारी की सारी यूनिट को लगभग बराबर नंबर है, 30 नंबर की, लेकिन कई यूनिट ऐसी होती है इसको अपनी तैयारी से जोड़ सकते हैं। एक यूनिट ऐसी है जिसपे हमें लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता था कि जो विचारक वाली यूनिट थी, जो सबसे ज्यादा जिससे मैं डर रहा था, मुझे लगता है उसमें मेहनत मैंने ज्यादा करी, इसलिए मुझे लगता था कि इसमें नंबर 30 में से 24-25 नंबर मिलेंगे, ऐसा रियलाइज हुआ था मुझे। उसके बाद जो सेकंड पेपर है संविधान वाला, उसमें मुझे लगता था ज्यादातर यूनिट में लगता था कि हाँ यार नंबर मिलेंगे, अच्छी मेहनत हो गई है, सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं, जिन पे नोट्स की जरूरत थी मैंने वो नोट्स भी बना दिए हैं, और लिखने की जो टेक्निक मैंने बताई है, आप चाहे तो नोट कर लें उसको। 3D पीसी को मतलब मैंने बता नहीं पाया, पीसी तो होता है पॉजिटिव कंक्लूजन। प्रश्न आपका नकारात्मक है अथवा सकारात्मक है, वो उस पर मानी नहीं रखता। आपकी सकारात्मक सोच आपको हर उत्तर में दिखानी है। 5 मार्क का क्वेश्चन हो चाहे 11 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्कर में तो आप हो सकता है कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मार्कर और 11 मार्कर में आप ये करें कि हर आंसर में आप पॉजिटिविटी आप दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको दिया गया कि भारत देश बेसिकली 5वीं या 6वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है, आगे चल के 30वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने आंसर लिखा, लास्ट में आपको कंक्लूजन पता ही करेगा कि जैसे महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सपनों का भारत तैयार होगा। तो 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा।
इस तरह की जो पॉजिटिविटी आप छोड़ते हैं ना आंसर के आखिरी में, आंसर की कंटेंट में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ना तो वो जो आपकी पॉजिटिविटी है ना वो आपको नंबर दिलवा देगी, है ना। जांचने वाले को आखिरी में लगेगा चलो इसकी कम से कम इसकी सोच तो अच्छी है, ये देश में सोचता तो है, भले ही ना सोचते हो। ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिखने के बारे में तो बिल्कुल ऐसा क्या बगाव देंगे कि कुछ नहीं, अब खुद दाएं साइड चले गए बाएं के लिए, है ना। तो गाड़ी आ रही तो हाथ ऐसे दे दिया, रुको भाई हमें निकल ले, तो अखबार आ रहे हैं, लाइक दिस इस तरह से होता है। आंसर नहीं है, आंसर में हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे अपनी, वो अच्छी मतलब नंबर दिलवाती है। मुझे तो ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी नहीं, और जो मेरी 3D पीसी रही ओवरऑल जर्नी में मेंस की मेरा सिलेक्शन दो ही चीजों में था। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बताए थे, देखो मेंस की तैयारी अपनी जगह है, कंटेंट अच्छे से पढ़ना, सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना, वो सब लोग करते हैं। जो जिनको मेंस देने का मौका मिल रहा है भाई वो सब मेहनत करते हैं, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, किसी की मेहनत का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सब लोग सीरियस हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जांचने वाले के आपको जो उसका दृष्टिकोण है वो किस तरह के लोगों को चाहता है, किस तरह से आंसर देता है, वो यहाँ के जो आंसर की बनाने वाले होते हैं उनको पहले से अनुभव है उस चीज का, उसका फायदा होता है। मेरा मानना ये तो सिलेबस कवर करते हैं, कंटेंट अच्छी तरीके से आपने पढ़ दिया है, सब चीजें याद हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज अच्छी से लगा लिए। मेरे दूसरा पॉइंट वही था कि 3D पीसी जो प्रोसेस रही मेरी वो बहुत हेल्पफुल रही, आखिरी तक रही। ऐसे आंसर जो मुझसे नहीं बन रहे थे वो भी मेरे से अच्छे से बन गए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आप लोगों का मैथ्स अक्टूबर में है ना, उसके पहले एक आध क्लास है मैं शीशा कैसा लूंगा मैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया था, कोई किसी ने बताया नहीं था मुझे। सही चीज बताऊं तो मेरे पास इतना संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि मैं जॉब करने की तैयारी कर सकूं, स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब ऐसा मतलब सक्षम तो है लेकिन इतने नहीं थे कि हम एक साथ तक यहाँ पर तैयारी कर सकें। रियल बात है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, तो खुद से किया था मैंने सब चीजें। जो 3D पीसी है उसका तो मैं फिर 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। आप लोग इसको फॉलो करिए, नेक्स्ट पेपर जो है ना आप उसमें इसको अप्लाई करके देख लीजिए, खुद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर हाँ सर एक बार डिटेल बताते हैं 3D पीसी क्या है। डी फॉर डिमांड, मतलब प्रश्न की जो मांग है उस पर ध्यान देना है, मतलब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, वो प्रश्न हमसे क्या चाहता है उस चीज को ध्यान से देखना है, सरसरी निगाहों से नहीं देखना है पूरे मतलब प्रश्न को। पहला वर्ड देगा कि चलो बघेल विरासत से आया, मैंने तो भाई नोट्स बना रखे थे, आपने भी तो बड़ा पूछ क्या रहा है ना, तो डिमांड। सेकंड है डायमेंशन, एक ऐसा प्रश्न जिसमें थोड़ी डायनामिक चीजें शामिल है। इतिहास के पेपर में ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ हड़प्पा सभ्यता की बात करूँ या वैदिक संस्कृति की बात करूँ, इसमें उन्होंने पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की या संस्कृति का वर्णन कीजिए, तो इसमें डायमेंशन ऑब्वियसली बन सकते हैं, और सामाजिक स्थिति लिख दो, वहाँ के गवर्नमेंट का जो कंडीशंस में वो लिख दो, रहन सहन के तरीके लिख दो, संस्कृति लिख दो, सभ्यता लिख दो। वो जो डायमेंशन में आप लिखते हैं ना, एक ऐसा लगता है कि फ्लो में आप लिखते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, 11 नंबर का मैं बताऊँ मेरे साथ यही था, और मैंने जो टेक्निक लगाई थी 11 नंबर का मैं करता था, 4-5 लाइनों का मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, 6-7 लाइनें भी हो जाती पैराग्राफ में लिख दिया। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाए, 1-2-3 लिखना तो बोले जो भी सजावट करनी है ना, जो भी आप ABCD लिख सकते हैं लिखो। फिर उसके बाद अगेन पैराग्राफ, 11 नंबर का 2 पेज होता है ना, तो पैराग्राफ पॉइंट्स और फिर पैराग्राफ, लास्ट में पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिख देना। कुछ लोग पॉइंट्स में लिख दे रहे हैं, मैंने कुछ कॉपीज देखी थी, और कुछ लोग 5 नंबर के पॉइंट्स ही पॉइंट्स लिख दे रहे हैं। समझो तो यार मतलब 5 नंबर एक आपको एक लाइन लिखने में क्या जाना है। इसे पूछा गया आपसे बौद्ध धर्म का स्टार्टिंग बात के, उसमें आप इंट्रोडक्शन हल्का सा दे दीजिए कि जो दुख से संबंधित 2-4 जो चीजें हैं उनको उनकी निवारण के लिए स्टार्टिंग बात लाया गया है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, स्टार्टिंग बात के बारे में बता दीजिए, फिर आखिरी लिख रहा है कंक्लूजन लिख दीजिए कि भगवान बुद्ध का जो स्टार्टिंग बात है वर्तमान जीवन में वर्तमान परिस्थितियों में भी उतना ही मतलब फायदेमंद है, आज भी प्रशंसनीय है, इस तरह से चीज लिख दीजिए। तो आपका तो इंट्रोडक्शन भी हो गया, नहीं बॉडी भी हो गई और कंक्लूजन भी हो गया। तो जो व्यक्ति पॉइंट्स लिखेगा उसको ज्यादा बेहतर नंबर मिलेगी कि आपको मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, जांचने वाले को अच्छा लगेगा। तो डायग्राम से फ्लो चार्ट की मैंने बात नहीं करी थी, आप
जब डेटा से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, किसी रिपोर्ट के बारे में आप लिख रहे होते हैं या फिर किसी ऐसे टॉपिक के बारे में लिख रहे होते हैं जो डायमेंशन की मैंने बात करी, तो आप क्या करें, एक सर्किल के फॉर्म में बीच में सर्किल बना दिया, मैं टॉपिक का नाम लिख दिया, उसके चारों तरफ वो डायमेंशन लिख दिया, फिर हम डायमेंशन का विवरण आगे देंगे। 11 नंबर में आप ये कर सकते हैं। 5 मार्कर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे जगह ज्यादा होती नहीं है तो मेन बॉडी जहाँ लिख रहे होते हैं ना, वो हल्का सा डायग्राम, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डायग्राम बना दें। फ्लो चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं, सीधे फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हैं, मैंने भी लिखे हैं। मेरे बताने से ज्यादा बेहतर आप मेरी कॉपी देख लें तो ठीक रहेगा। मेरे एटेक्स की कॉपी देख सकते हैं और भी जो कॉपीज आपको अवेलेबल हो जाए तो वो आप देखें। उसमें मैंने यही किया है, क्वेश्चन के मतलब तरीके के हिसाब से मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट वगैरह का यूज किया था। बाकी आप लोग जो लोग मैथ्स क्वालिफाई हैं ऑलरेडी, आप लोग काफी अनुभव हो गया होगा इस सब चीजों का, है ना। तो और कोई डाउट है आप लोगों को, आप पूछ सकते हैं। सर एग्जाम के टाइम पे आप मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही रख सकते हैं, उस टाइम पे सोचने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगभग हर तरह के प्रश्न सॉल्व कर चुके होते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, खासकर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की बात करें, 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, सीधे आ जाते हैं ना, सीधे आ जाते हैं। तो उसमें आप ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं, तो वही कंक्लूजन आप यूज करें। हाँ, वहां पर दिक्कत रहती है कि टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, तो आप जल्दबाजी में ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर लिखें। ऐसा लोग कंपलसरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप कंक्लूजन लिखें जिसमें डिमांड में जैसे अंतर लिख रहे हो, रेफरेंस लिख रहे हैं दो चीजों में, उसमें मत लिखिए आप कंक्लूजन, जरूरत ही नहीं है। और आप बात कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर नहीं आ रहा है कंक्लूजन तो मत, उसको तनाव नहीं ले रहा है। आप मेरी कॉपी देखिए, मैंने जो कॉपी लिखी उसमें मतलब जितना कुछ मैंने सीखा था इस दौरान, उसका पूरी का इस्तेमाल मैंने एथिक्स की कॉपी में किया है। उसमें काफी स्पेस होता है, 8 लाइन होती है, होता है एक लाइन आप इंट्रोडक्शन दी, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे, तो कौन सा मतलब ऐसा हो रहा है स्पेस का पास है। वो इंट्रोडक्शन आप चाहे तो क्वेश्चन की कुछ चीजें लिख सकते हैं और कंक्लूजन भी हो जाता है, तो आप कॉपी देखकर आपको बेहतर आइडिया चाहिए। तो इसका इंट्रो कंक्लूजन मस्ट है क्या? हां, मस्ट है 5 नंबर में, 5 मार्कर में इंट्रो और कंक्लूजन लिखना मस्ट है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अंतर आया तो मत लिखिए। और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से भी डिपेंड करता है, जैसे विवरण मांगा है, जैसे छोटी सी चीज का कहा कि किस चीज का वर्णन कीजिए, नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन कीजिए, उसके उन्होंने बात करी, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जैसे टू द पॉइंट क्वेश्चन है, जैसे कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ गया, तो उसको चाहे आप इंट्रोडक्शन एक लिख के कंक्लूजन हटा दीजिए, सीधा पॉइंट्स पर आंसर दे सकते हैं, चाहे तो फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर दे सकते हैं, लेकिन जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। केवल 3 मार्कर में मुझे लगता है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए कि उसको पूरा भरना नहीं, थोड़ा बहुत स्पेस देखना चाहिए कि 10 शब्द लिखे हैं। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलेगी बिल्कुल पहली लाइन की शुरुआत के नोट से लेकर आखिरी लाइन की नोट तक वो बात देंगे पूरा, ये नहीं करना है ना। तो चीज का आप ध्यान फर्स्ट नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं अगर आपको मैनेज कर पाओ। कंटेंट पे ध्यान देते हैं जब पेपर कवर नहीं हो पाता है, मतलब जब पेपर कवर करते हैं तो कंटेंट अच्छा नहीं हो पाता है। वही तो पेपर सॉल्यूशन एक ही है, प्रायोरिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज का क्या है, हाईलाइट छूट जाते हैं, 11 मार्क्स छूट जाते हैं, कंटेंट अच्छा लिखते हैं, गाना सजा रहा है नहीं लिखते हैं तो पेपर कवर। नॉर्मल सी बात बताऊं, कंटेंट पे किसी का मतलब ऐसा कोई पूरी तरह से नहीं लिख पाता है, जितनी उसने पढ़ाई करी होती है पूरा कभी वो नहीं कर पाता। आप कोशिश करिए कि जैसे एक चीज मैं बताता हूँ, 2 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं अभी सामान्य तरीके से और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग को जब नंबर दिए जाएंगे ना, तो जो एक आंसर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा उसको 3 ही नंबर मिल जाएंगे, और जो 2 क्वेश्चन आपने सामान्य तरीके से लिखे हैं उसमें हो सकता है 3 और 2 5 नंबर मिल जाए आपको। तो प्रोडक्टिव कौन सी चीज है, 2 क्वेश्चन करना ना, तो स्पेशलिस्ट नहीं करना है हमें, और ज्यादा स्पेसिफाई करके कंटेंट को ध्यान में ना रखते हो। ये नहीं बोलो कि खराब कंटेंट रखो, जितना आपने पढ़ा है इसलिए नोट्स का बोला जाता है कि शॉर्ट नोट पहले से तैयार कर लें, इसको पहले से फिक्स रहे कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हमसे तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करिए आप लोग। एक बार क्या हुआ था, मैंने सबसे पहले जब रिटन मार्क्स अटेम्प्ट किए, सबसे पहले तो 3 मार्क्स के बाद रिटन मार्क्स थे, तो मेरे दोनों तो अच्छे हो गए,
हाई मार्क क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी सर, मतलब इधर उधर कट कर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि 3 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हमने, इसके बाद 11 मार्क्स की अटेम्प्ट किए, तो हम बेहतर लिख दिए। तो जो हाई मार्क क्वेश्चन थे तब वो उतना बेहतर नहीं लिख पाए। कोई सर 11 मार्क भर तो नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको किसी भी क्वेश्चन को पूरे नहीं कर सकते। वही मैं आपको बताता हूँ, आपका कंफ्यूजन ये है कि आप जैसा चाहते थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स का उसको इस तरीके से लिखूं, लेकिन उस तरीके से नहीं लिख पा रहे। तो जो पेपर का पूरा होना ज्यादा पेपर आप पूरा कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कंटेंट लिख रहे हैं। आप अगर इससे बेहतर कंटेंट लिख पा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप लिख पा रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामान लिखिए, वो जनरल में लिखिए, अगर आप उसको कवर कर पा रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। पेपर क्यों सर करना अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, पेपर क्यों 11 मार्क्स करने का अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसका क्या करें? तो एक क्वेश्चन को अपना उनको क्यों टाइम दे रहे हैं, नहीं बात हो रही है, इसे आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पता, तो उसको छोड़, उसमें टेंशन में आप गड़बड़ कर रहे हैं। कोई तरीका है आप जिस स्पीड को आप मेंटेन कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को ज्यादा मेंटेन कर दीजिए, अपना टाइम बहुत जल्दी। और इससे एक चीज और बताना चाहूँगा, 3 मार्क का वो क्या वो पहला इंप्रेशन देता है चेक करने वाले को, जो 3 मार्क का पहले लिखी जाती है, तो जो पहला इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन। तो आप जैसे आपके लिए भी ये सजेशन है, 3 मार्क का आप लिखिए तो बहुत अच्छे सीरियस होकर लिखिए कि पहला इंप्रेशन उसी का है, उसके बाद जो आप लिखे बिल्कुल फुल स्पीड लाइक ऐसा बन जाएगा, है ना? ये हो गया सर, 3 मार्क अच्छे लिख देते हैं, 11 मार्क्स पे अच्छे लिख देते हैं, 5 मार्क तो मतलब लास्ट में देखो कुछ ना कुछ तो छूटे, मतलब ऐसा आप चाहें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, पॉसिबल नहीं, सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे मैं क्या करता था, मुझे आदत थी पेपर करो, तीसरी बार मैं करूँगा फिर 5 11 मार्क, तो होता 11 मार्क तक मेरी बहुत रद्दी गई। आखिरी की 2 क्वेश्चन तो भगवान ही मालिक के कैसे नंबर मिले होंगे, कोई खास बात नहीं है इसमें, बस कोई इसको टेंशन मत दो, आप पेपर पूरा कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात। लक कितना मैटर करता है? लक तो मेरे हिसाब से करता है 1%, 99% आपकी मेहनत है, केवल मेहनत है। सर हिंदी में ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आती है, उसको सीरीज के शॉर्ट में वो देखो प्रशासनिक सत्ता है, वो भी सब ट्रांसलेशन आता है, उसका उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे और नॉर्मली वो बहुत सिंपल तरीके वाले तो देते नहीं है ना। हाँ तो जो वो मैंने तो ये किया था, हल्का फुल्का कंटेंट मिल गया था, मुझे पहले गीता ग्राम पढ़ी और उसके बाद सारी पीडीएफ डला हुआ था फोन में, वही पढ़ के गया था। और प्रशासनिक शब्दावली के लिए मैं बोलूँगा नरोदा अकेडमी की वेबसाइट खोले, उसमें पीडीएफ डला है प्रशासनिक शब्दावली में, वहीं से बनता है पेपर, पेपर में जो आते हैं वहीं से आते हैं, लोगों को पता नहीं रहता। नरोदा अकेडमी की वेबसाइट में एक पीडीएफ डला हुआ है, उसमें ज्यादा नहीं दिए, 2-250 शब्द दिए हैं, उसी में से आता है ना, उसमें से आप पास। हाँ नरोदा अकेडमी, तो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है भाई, नहीं नरोदा अकेडमी की वेबसाइट एग्जैक्टली क्या अवस्था आरसीबी नरोदा अकेडमी की जो वेबसाइट आप खोलेंगे तो होता है। सर जैसे जो इकोनॉमी में कॉपी के कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे जो मुद्दे होते हैं वो नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक? नकारात्मक कोई होता है, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। नकारात्मक मुद्दे मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी से रिलेटेड जैसे गरीबी है, कृषि क्षेत्र की समस्या है, उनके समाधान हमें ढूंढने होते हैं। जैसे कृषि का मशीनीकरण बात करें, क्वेश्चन आ गया, एक तरह से समस्या क्षेत्र की मशीनीकरण कम हुआ है, परंपरागत खेती ज्यादा हो रही है, तो वो मुद्दे में नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, समस्या का समाधान जो बिल आए थे वो भी मुद्दा है। हाँ मुद्दा तो सॉल्यूशन था एक तरह का, वो अच्छे या आपको बताना पड़े ना अच्छे से महीना आपको पढ़िए फिर अच्छे से वो के बारे में जरूर रखें। वो पूरे चाहे क्वेश्चन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सकारात्मकता दिखाना। ठीक है, आप आपकी क्वेश्चन निबंध के बारे में निबंध का होता है।
आपको क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, गणित के पेपर में आपके पास सिलेबस है, आपके पास टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। हर टॉपिक के बारे में कम से कम 1 या 2 आउटलाइन आप पहले से बना के रखें। पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस के पेपर में जो आपने डेटा याद किया होगा, है ना, उस डेटा को आप देखिए निबंध में, तो निबंध का जो एक्चुअल हिंदी की जो विधान है निबंध, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग जो होती है वो पैराग्राफ की फॉर्म होती है ना। तो मेरा मानना है कि पैराग्राफ में आप इसमें आप चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। मैंने कुछ कई बार जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो आप चाहे तो पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करना है ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी आप रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने शिक्षा व्यवस्था पे एक विवरण लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि एहसान रिपोर्ट के अनुसार कुछ मुख्य बातें जो भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में आती है वो मैंने लिखे थे। वहां पर मैंने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर दिया था, उसको कोई दिक्कत नहीं। जांचने वाली बात अपनी फुर्सत नहीं होती मुझे लगता है, तो आपको दिखे कि आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं कि पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में अपने पास लिखिए ठीक है, लेकिन बीच में जो कंटेंट है डायग्राम बनाते हैं वो मेरे हिसाब से अच्छा इंप्रेशन देता है, क्योंकि कॉपी के हाथ में तो नहीं है चेक करने के लिए, है ना, स्मॉल स्क्रीन चेक होती है शायद आज की कॉपी, तो अच्छा इंप्रेशन का कुछ दिक्कत नहीं है। को लेकर आप जो है हर एक प्रोजेक्ट को लेकर कम से कम 2 या 3 आउटलाइन है ना, पुराने पेपर्स में जो आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप आउटलाइन लिखते हैं। जो सेकंड लेवल है करंट अफेयर्स का, जो भी आप मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी ठीक, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं। इंटरव्यू के लिए बोलूंगा, इंटरव्यू के लिए आप पेपर मस्ट निबंध वगैरह या फिर मैथ्स के लिए कंपलसरी नहीं है, समय एक कर सकते है ना। और सेकंड लेवल के लिए यही है जो आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, सब समय मुद्दे जो चल रहे होते हैं उस समय आप उनके बारे में जानकारी, उससे संबंधित छोटी छोटी से नोट्स बना। जैसे 2020 में एक निबंध आया था ग्लासगो सम्मेलन जो हुआ था, तो उसका मैंने बना रखा, मुझे लग रहा था मुद्दा चर्चित हो सकता है, तो आपने प्रश्न पूछ लीजिए। सर प्रेजेंटेशन को कैसे सुधारना है मेंस में, इनको लिखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करिए। टेस्ट सीरीज में जो आपको सजेशन दिए जा रहा है उनको आप सीरियसली, है ना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए टेस्ट सीरीज जो आंसर किए आप उसको देखें और उससे सीखें। यही है, और कोई तरीका वैसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन को आपको खास करके सुधारना है। सजेशन जो दिए जा रहे हैं और टॉपर्स की कॉपी आप देख सकते हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, टॉपर्स को नहीं बोलूंगा, जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी आप कॉपी देखें, वो उन्होंने कैसे लिखा था उससे आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं कहाँ मतलब ये जो लिख रहे हैं उनसे क्या मैं कम लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, कंपैरिजन करने के अगर आप, तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता रही है हाँ बिल्कुल लिखिए, सामान्य भाषा में ना कोई दिक्कत। अपन देखो सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, बने नहीं, हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, प्रारूप लेखन का है, तो वही आपसे प्रैक्टिस चाह रहे हैं, छोटी सी आप कम से कम जानकारी रखें उस चीज की, प्रारूप के जानते हैं। जब ये सर्विस में आएंगे ना तब पता चलेगा कि ये सर्कुलर जारी कैसे करें। सर्कुलर के बारे में आपने पढ़ लिया, उसका प्रारूप लेखन भी देख लिया, बनाना सीख लिया, सब कुछ, और उसका इस्तेमाल आप सर्विस में आगे करेंगे। उससे जुड़ना चाहते हैं कि आप जानकारी रखें उससे, है ना। और